कि क्या मुस्लिमों को गंगा में जाने का अधिकार है, क्या मुस्लिमों को गंगा में इफ्तार पार्टी करने का अधिकार है, या हम ये भी कह सकते हैं अगर वो नॉन वेज भी खा रहे थे तो क्या उनको वहाँ गंगा में बैठ के नहीं खाया जा सकता। सवाल ये है कि गंगा क्या हिंदुओं के लिए आरक्षित है, क्या कोई रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार ने बाहर रखी है कि हिंदुओं के लिए सिर्फ गंगा आरक्षित रहेगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ना संविधान में कोई व्यवस्था, ना किसी कानून में कोई व्यवस्था है। तो गंगा है या कोई नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी, गंगा है, यमुना है, कोई भी रिवर हो, जंगल हो, कोई पब्लिक प्लेसेस हो, उन पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है, देश के सभी नागरिकों का, सभी लोगों का। तो गंगा में अगर मुस्लिम अपनी इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, तो वो खा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। बनारस को ना एक तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब तो ये होगा गजेंद्र जी कि बनारस पूरा तीर्थ स्थल है, हरिद्वार पूरा तीर्थ स्थल है। इस तरह बहुत सारे तीर्थ स्थल पूरे मान लेंगे तो फिर तो वहाँ कोई काम कर ही नहीं सकता। अब बात ये समझने की भी है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। देखो ऐसा आस्था तो है ना सर, देखिए हिंदुओं की बड़ी आस्था है वहाँ पर। नहीं, इस आस्था का मतलब ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को आप खत्म कर देंगे। आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन संवैधानिक अधिकार अपनी जगह पर है। संविधान अधिकारों के तहत जिस आस्था की आप बात कर रहे हैं, हिंदुओं की भी आस्था है तो मुसलमानों की भी आस्था है, ईसाइयों की भी आस्था है, बुद्धिज्म लोगों की भी आस्था है। ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ मैंने नहीं देखा जो ये कहता हो, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ये कहती हो कि भाई गंगा जो है वहाँ पर हिंदू लोग वहाँ जा सकते हैं और बाकी लोग वहाँ पर कोई पार्टी वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये बात समझने की, जब ऐसा कोई लॉ नहीं है, जैसा आप समझ लीजिए कि गाय को मारने के लिए नियम है, तो गाय को मारने के लिए वास्तव में अपराधी कैटेगरी में आता है। गंगा को माँ माना जाता है ना, हिंदू गंगा को माँ से जोड़ के गाय को भी माँ माना जाता है, भारत को भी माता माना जाता है। अगर हम उस सिस्टम पर चलेंगे कि भारत को पूरी को माँ, भारत माता बोलते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग और बहुत से लोग भारत माता बोलते हैं, तो उस स्थिति में वो ये कहेंगे भारत में कहीं भी कोई भी लैट्रिन नहीं कर सकता, कोई गंदा मल नहीं फेंक सकता, कोई टॉयलेट भी नहीं कर सकता, कोई नॉनवेज नहीं फेंक सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप अगर इस प्रिंसिपल चलोगे तो फिर दुनिया में कोई इंसान के रह नहीं पाएगा। अगर हिंदू लोग जो है अगर गंगा को अपनी माँ मानते हैं, धार्मिक उनकी आस्था है, इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग वहाँ एंट्री नहीं कर सकते, वहाँ कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में कोई रोक नहीं है, कानून में कोई ऐसा कानून नहीं जो कहता हो गंगा में सिर्फ बोलो प्रवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कानून नहीं तो फिर बनारस पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया? देखो ऐसा है, पुलिस तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ पर है, पुलिस जो है हमेशा इलीगल काम करने की आदी हो चुकी है। आप एक ये इंसिडेंट नहीं है, ज़्यादातर इंसिडेंट में आप देखेंगे तो पुलिस इलीगल काम करती है, गलत काम करती है, और करने के बाद में फिर वो करती क्यों है? क्योंकि जो वहाँ की सरकार है, सरकार चाहती है कि मुसलमानों को या किसी लोगों को टारगेट किया जाए, तो वो करती है। हिंदू ब्राह्मणों को भी टारगेट करती है सरकार, जहाँ करती है। जैसे आप देखिए ना, जो जेएनयू में जो चल रही हैं अब यूजीसी गाइडलाइन चल रही है, वहाँ भी जो शर्मा पंडितों के साथ जो एफआईआर कराई गई है वो इसी एंगल से कराई गई है। तो जो भी व्यक्ति सरकार की आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करेगा, जाति धर्म कोई भी हो, सरकार उसको टारगेट करती है। जहाँ तक मुस्लिमों का सवाल है तो उनके साथ तो पूरे देश में मैं कह सकता हूँ 2014 के बाद में इतना अन्याय चल रहा है, इतना अन्याय शायद किसी के साथ पहले कभी ना चला है। ये मुस्लिम थे इस वजह से ज़्यादा बवाल हो गया, मुस्लिम होने की वजह से ही बवाल हुआ है। अगर ये हिंदू लोग होते वहाँ अगर पार्टी कर रहे होते तो वहाँ कोई बवाल नहीं होता। आप देखिए, मुझे बताइए कि जब गंगा में जब शमशान घाट के रूप में वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर जो शव होते हैं हिंदुओं के वहाँ जलाए जाते हैं गंगा घाट के किनारे, उनके जो राख होती है या और कहीं जलाते हैं तो उनके राखों को और बहुत चीज़ों को उसमें गंगा में डाला जाता है। ये एक आम परंपरा है और लंबे समय से हिंदू लोग फॉलो करते आ रहे हैं। इस जगह से आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जो है जो निकासी होती है मल की या किसी चीज़ों की, जो नाले जो है गंगा में नाले प्रवाहित होते हैं गंगा यमुना नदियों में, तो वो नदियाँ और गंगा जमुना नदी जो उसी तरह से पॉल्यूटेड भी बहुत सारे चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि जब आप ये कर सकते हैं तो मुस्लिम लोग अगर वहाँ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और अगर उन्होंने नॉनवेज खाया भी है तो ऐसा खाने कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि ये झूठ है, ऐसा कोई नॉनवेज इस्तेमाल नहीं किया, किया भी है कोई मेरे समझ के अकॉर्डिंग कोई अपराध नहीं। आपके खिलाफ देखिए सर बात कही जाएगी कि जज साहब होकर ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, परंपरा संस्कार अपनी जगह है, कानून अपनी जगह। तो आप मेरी बात समझिए, परंपरा संस्कार आपकी अलग हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लीजिए, वो अलग इशू है। लेकिन सवाल ये है कि संविधान कानून इसके लिए मना करता है क्या? बात इंपॉर्टेंट इसमें कानून संविधान की है। जैसे परंपरा तो बहुत सारी चीज़ चल रही है जो कि परंपरा गलत भी है। जो परंपरा संविधान कानून का अगेंस्ट है, वो परंपरा में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, परंपरा कोई माना भी नहीं आता। मैं बताऊँ संविधान में भी बात लिखी हुई है, ऐसी कोई परंपरा है वो जो सिस्टम है जो कि संविधान कानून के खिलाफ है, तो वो इलीगल है, मानी जा सकती है। ये गिरफ्तारी अगर कानून के खिलाफ ही पुलिस ने काम गलत किया तो फिर कोर्ट तो एक्शन ले सकता था ना, कोर्ट ने तो जमानत कर दी ना। आप क्या समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसी मजिस्ट्रेट में ये हिम्मत है कि वहाँ पर बेल दे दे?
उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका में स्थिति इतनी खराब है, मैं आपको बता नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में मैं सारे जजों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे समझ के अकॉर्डिंग 90% जजों की हालत में बड़ी ख़राब है। वो बेल पेल तो देते नहीं हैं, वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है। मैं आपको इस साफ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। दूसरी बात, एक बात और बता दूँ कि वहाँ के मजिस्ट्रेट तो बेल कभी दे नहीं सकते जहाँ पर पुलिस इस तरीके की जो घटनाएँ जो हाईलाइटेड हो चुकी हो। वहाँ पर तो स्थिति में एक इसमें जब आपने ये बात करी है जजों की, देखो लॉ ये कहता है कि अगर कोई एफआईआर गलत की गई है, अगर एफआईआर गलत की गई मतलब ऑफिस नहीं बनता है और ज़बरदस्ती एफआईआर कर लेगी किसी पॉलिटिकल किसी रीजन की वजह से, तो जज की मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है जहाँ पर पेश किया जाता है कि वो पहले चेक करेगा। अगर कोई एफआईआर नहीं बनती है, ऑफिस नहीं बनता है, तो तुरंत रिलीज कर देगा। बेल की भी जरूरत नहीं है इसमें, वो रिमांड भी नहीं कर सकता। लेकिन स्थिति क्या है कि उत्तर प्रदेश की हालत तो बहुत ख़राब है। मुझे लगता नहीं उत्तर प्रदेश किसी भी एक जज में इतनी हिम्मत है कि वैसा कर सके। जैसे कि दिल्ली में आप देख रहे होंगे, दिल्ली में अभी जो केजरीवाल और बाकी लोगों को जो अभी डिस्चार्ज किया है सेशन जज ने, ऐसा उत्तर प्रदेश में शायद संभव नहीं है, मैं कह सकता हूँ। एक बात और बता चलूँ, जब आपने ये बात पूछी है तो देखो उत्तर प्रदेश में एक जज हैं, हाई कोर्ट के जज। अब मैं आप मजिस्ट्रेट की बात, ये तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया हुआ है। हाई कोर्ट के जज हैं, उन जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ने अभी कुछ 2 महीने पहले बहुत सारी बातें कही कि इन्होंने बेल जो 304 बेल दहेज हत्या में बेल दी है वो गलत है, नियम के अगेंस्ट है, और स्ट्रक्चर तक पास किया। उन्हीं जज साहब ने क्या हुआ, अभी से करीब 20 दिन पहले की अखबारों की खबर है कि जब चीफ जस्टिस ने वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के ने उन जज साहब को बेल रोस्टर पर भेजने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा मैं बेल रोस्टर पर नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट पास कर दिए हैं बेल के लिए। उनके बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक न्यूज़ 2 दिन पहले अखबार में आई है, उसने अपनी इंक्वायरी की है। उसके साथ क्या है कि 510 बेल एप्लीकेशन जज साहब के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ज़्यादातर के दहेज हत्या की थी। 510 में से 508 में बेल ग्रांट करी हाई कोर्ट जज ने। एक हाई कोर्ट जज ने 510 में से इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2-3 महीने के अंतर्गत में 508 यानी 99.61% में बेल ग्रांट करी है। ये बड़ी, मैं बता रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से कोई न कोई इसमें गड़बड़ घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पहले इन्हीं जज साहब के खिलाफ स्ट्रक्चर पास कर चुका है अभी 2 महीने पहले। पर तो ये कहा जा रहा है ना बनारस वाली घटना में कि ये मुस्लिम युवक जानबूझ के करते हैं इस काम को, देखिए। नहीं देखो, ये तो सब मुस्लिम युवक तो जानबूझ के कर ही नहीं सकते आज के समय। उत्तर प्रदेश में संभव ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान इतना डरा हुआ है कि वो तो बेचारा सही काम करने पर डर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब नमाज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पढ़ी जा रही थी, तो वहाँ पर भी सरकार ने और डीएम ने मना कर दिया कि आप नहीं पढ़ेंगे, 20 लोग खाली पढ़ेंगे और नमाज वहाँ पर। तो इस पर हाई कोर्ट जब गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक बहुत अच्छा जजमेंट 5 दिन पहले और 1 महीने पहले भी दिया था, जिसमें ये कह दिया कि अगर डीएम और एसएसपी अगर ये नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर संभव वाला मामले लेकर, तो उन्होंने कहते तो आप ट्रांसफर कर लीजिए, रिजाइन कर दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। और आप ये भी नहीं कर सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कितने लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे, आप तय नहीं करेंगे, ये लोग तय करेंगे। तो देखो, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये मुसलमान होने की वजह से ही ये पूरा विवाद बना हुआ। हिंदू होते और ऐसे सेम काम कर रहे हो तो कुछ भी ना होता। नहीं सर, ये तो मुसलमान वाली बात होगी। उत्तराखंड दीपक कुमार हैं जिन्होंने मोहम्मद दीपक का, उनको कोर्ट ने फटकार लगा दी है। देखिए ऐसा है कि कोर्टों की फटकार को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। कोर्ट बहुत सी जगह में देखने को मिल रहा है कि वो ऐसी डिसीजन दे रही हैं जो किसी विचारधारा को सूट करता है, और वो संविधान या कानून का पालन करते हुए विचारधारा वो डिसीजन नहीं दे रहे हैं, वो कमेंट्स पास कर रहे हैं या डिसीजन दे रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कहीं बहुत हद तक एक खास वर्ग की, खास हिंदूवादी विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो केस जो आप दीपक कुमार केस बता रहे हैं, ये केस ही वास्तव बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन दीपक कुमार मुस्लिम नहीं है, दीपक कुमार हिंदू है, और हिंदू होने के साथ में उसने मुस्लिम के साथ जो वहाँ बजरंग के लोगों ने जो वहाँ पर उसकी दुकान के बंद कराने की बात करी थी, उस पर उसने आकर उसका विरोध किया था। तो मुझे बताइए इसमें गलत कहाँ है? तो हाईकोर्ट के जज का ये कहना कि आपने जो है, वहाँ 3-4 बातें थी जिसकी हाईकोर्ट जज ने कहा है। हाईकोर्ट जज ने यह कहा है कि जब आप क्वेश्चन के लिए हमारे पास आए हैं तो आप इसमें एक्यूज्ड हैं, आप एफआईआर आपके अगेंस्ट है, तो आप जो है इसमें अपनी सुरक्षा की मांग कैसे कर सकते हैं? संदिग्ध आरोपी हैं आप तो। संदिग्ध आरोपी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर पुलिस जो है आज आपको, कल मुझको या किसी और को बिना किसी अपराध के अगर एफआईआर कर लेती है और अपराध बनता भी नहीं है, तो क्या कोर्ट की ड्यूटी नहीं है सुरक्षा करना? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ग्रुप, कोई बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं, बढ़िया अपराधी हो, तो वो मान नहीं सकते। कोर्ट की ड्यूटी है कि सुरक्षा कर। आर्टिकल 21 हमारे यहाँ जो संविधान का है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी व्यक्ति को जब तक उसकी जान से नहीं मार सकते या किसी नहीं कर सकते जब तक कि कानून के तहत प्रक्रिया फॉलो ना कर लें। हाई कोर्ट के जजमेंट जो अभी तक ऑब्जर्वेशन जो कल आया, ऑब्जर्वेशन संविधान की भावना के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत से जजमेंट पहले हैं जो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी हाई कोर्ट के पास आया हुआ है और वो उसके जान का खतरा है तो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। वो एक्यूज होने से सुरक्षा प्रदान करने का मतलब
प्रदान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ केस में ऐसा होता है हिंदू मुस्लिम लड़की भाग जाते हैं। जांच में फिर बाधा होगी ना, जांच नहीं, कोई एजेंसी दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ तो हाईकोर्ट की जज का जो कमेंट है वो तो बड़ा शर्मनाक कमेंट मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। हाईकोर्ट जज ने एक बात और कही है कि आपकी सुरक्षा पुलिस कर रही है, पुलिस को आपकी सुरक्षा की चिंता ज़्यादा है आपसे। क्यों? कि जिससे कि आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर सके। अगर आपको कोई कुछ कर देगा तो यानी कि आपको कोई मार देगा तो चार्जशीट फाइल नहीं हो पाएगी। जज साहब को इतनी भी समझ नहीं है, मैं आपसे चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, आप उसको दिखाइए, मुझे इसकी जज की परवाह नहीं है। उनको इतनी समझ भी नहीं है कि पुलिस जो है उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का ऑर्डर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पुलिस तो जानबूझ करके टारगेट कर लोगों को मार रही है, कई पैरों में गोली मारती है और जजों को भी धमका रही है। ये तो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुका है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का सवाल है। तो वो पुलिस जो है, ये जो कहना है पुलिस तो एनकाउंटर करती है, फर्जी एनकाउंटर में बहुत से पुलिस वालों को सजा हो चुकी है। तो जज साहब को कैसे पता चार्जशीट इसमें आने वाली है? जज साहब जो कह रहे हैं कि चार्जशीट आएगी तो दंगा भड़काना चाहते थे, दंगा भड़काना चाहते थे वो लोग जो बहुत पुराने समय से लंबे 40-50 सालों से, शायद मेरे ख्याल से वो मुस्लिम बाबा नाम से दुकान चला रहा था। कोई दुकान बाबा के नाम से चलाए ना चलाए, इसके लिए आम लोग जो है, जो किसी हिंदू संगठन के लोग हैं, इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? और नाम मुझे क्या रखना किसी दुकान वाले को, ये कि हिंदू संगठन लोग बताएंगे। और उसने बड़ी अच्छी बात कही थी, आपने देखा होगा, जो दुकानदार था उसने कहा था कि बाबा तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी कहते हैं, बाबा साहब बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। ये बाबा औरों को भी पीर बाबा कहा जाता है, बहुत से बाबा कहा जाता है। तो आप बाबा को हिंदुओं से नहीं, मुस्लिम भी बाबा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसने ये बात ये भी कही है। तो देखिए, ऐसा है कि इस देश में संविधान कानून के साथ देश नहीं चल रहा है, मुस्लिमों को, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक ने तो किसी ने एक बात कही है कि ऐसा लगता है कि शायद ही हम देश जो है मुसलमानों को जीनोसाइड कराने के लिए उस रास्ते पर चल रहा है, ऐसा उसने ये कहा जाता है कि आप लोगों को मुसलमान दिखाई देते हैं लेकिन हिंदू दिखाई नहीं देते। ना, खूब दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? हम नगर में मुसलमानों ने नहीं, खूब दिखाई देता है। हम हिंदू हैं, मैं भी अभी हिंदू भी हूँ, मैं भी कोई उसकी धर्म को मैंने अभी कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ, हिंदू लोग जो हैं जितने भी हैं वो उत्तर नगर पर क्या बोलना है? नहीं बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ती है बोलते हैं। लेकिन जहाँ बोलने वाले जो किसी चीज़ को अगर जानबूझ करके रंग देने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश करते हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात ना हो। मेरी नोटिस उत्तर नगर के बारे में ये है कि उत्तर नगर के हमारी बहुत लोग जानते हैं, हमारी जानकारी में ये है कि हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया, हिंदू मुस्लिम रंग जैसी कोई बात नहीं थी। दोनों का आपसी विवाद था, विवाद बहुत लंबे समय चल रहा था। इसको घटना कुछ हो जाए, उसे दूसरा रूप दिया गया बीजेपी के लोगों का। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जैसा आपने कहा कि मुसलमानों टारगेट किया जा रहा है कुछ भारत में 100% किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, इसमें सारे लोग कह रहे हैं। अभी आपको चलती एक बात और बता दूं, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका की जो आयोग उसने क्या रिपोर्ट दी है रिलीजियस कमेटी की, उसने कहा कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। आरएसएस को बैन करने की उसने सिफारिश की है। आरएसएस की बैन वाली इस बात के साथ हम उससे भी सहमत नहीं है। लेकिन आप ये भी समझिए कि आरएसएस बाकी और बहुत संगठन इस तरह के हैं जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो एक्टिविटी उनकी दुनिया को जाहिर है। जब महात्मा गांधी जी का जब मर्डर हुआ था उस वक्त आरएसएस की भूमिका भी इसमें संदिग्ध थी। तो आरएसएस को पहले भी बैन किया जा चुका है। हमें ये समझने की है कि संविधान के तहत बहुत संगठन और बैन हो रहे हैं। तो आरएसएस को सरकार क्या करेगी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई आरएसएस को बैन का तो सवाल पैदा नहीं होता। बीजेपी की सरकार तो खुद आरएसएस चला रही है। समाज को क्या करना चाहिए ऐसी घटनाओं से बचने के लिए? ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मुस्लिम समाज जो कर सकता है वो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपनी ऐसी घटना ना होने देने के लिए प्रिकॉशंस लेता है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि इस देश की जो बहुत सी सरकार हैं, जो बीजेपी की सरकार हैं, वो जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट करते हैं। वो अपराध करते हैं या नहीं करते उससे मतलब नहीं है। मुसलमानों को परेशान कैसे किया जाना है, ये इस देश के सरकारों का एक तरीके से एजेंडा बना हुआ है।